गुड मॉर्निंग। हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे काइनेमेटिक्स के पार्ट को। यहाँ पे देखिए, आपके रीट के जो सिलेबस में यांत्रिकी नाम से एक टॉपिक ऐड है और इसमें दो चीजें शामिल है, एक तो गति शामिल है और एक बल शामिल है। आज जो हम पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स गति से संबंधित है, यानी काइनेमेटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी वस्तु की गति का अध्ययन किया जाता है। तो बेसिकली आज की जो हमारी क्लास है वो गति से संबंधित है। हम वस्तुओं की गति से संबंधित बात करेंगे कि वस्तुओं की गति कितने प्रकार की होती है, क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट होते हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल वेश हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका हम कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं, उस सारे बातों की हम आज चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये जो शब्द है गति, काइनेमेटिक्स का जो हम पार्ट कर रहे थे यानी गति का अध्ययन जो कर रहे थे, इसमें सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है कि गति आखिर में होती क्या है और कैसे इसको हम आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते कैसे। तो ध्यान से देखिए, इसके लिए एक स्टेटमेंट है गति के लिए। स्टेटमेंट ये है, उसी के आधार पर गति समझ में आएगी। उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। स्टेटमेंट ये है कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष किया जाता है। क्या मतलब है इस बात का? यहां पे इस को आप ध्यान से समझिए। गति का मतलब समझने के लिए हमें पहले एक निर्देश तंत्र की कल्पना को समझना पड़ेगा, निर्देश तंत्र की संकल्पना को समझना पड़ेगा। उसके लिए पहला स्टेटमेंट ये है कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष किया जाता है। गति कभी भी निरपेक्ष नहीं होती। अभी इसका मतलब समझाता हूं कि ये क्या चीज है और सापेक्ष अध्ययन कैसे किया जाता है। इसके लिए हम एक उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ट्रेन है और ट्रेन में दो यात्री यहां सफर कर रहे हैं और ट्रेन चल रही है और एक तीसरा आदमी बाहर कहीं प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। हम इन तीनों को नाम दे देते हैं, ए, बी और सी। जब सी से पूछा जाएगा तो ये हमें आंसर देगा कि ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है। क्यों? क्योंकि ट्रेन के साथ ये दोनों उसको चलते हुए दिखाई देंगे। यानी वस्तु सी के सापेक्ष, सॉरी, व्यक्ति सी के सापेक्ष ए भी गतिशील है, बी भी गतिशील है। और कौन सी दिशा में गतिशील है? इस दिशा में गतिशील है। ये हमें ऐसा आंसर देगा। यदि इस व्यक्ति सी से पूछा जाएगा ए और बी की गति के बारे में, तो ये हमें आंसर देगा ए भी गतिशील है, बी भी गतिशील है और इस दिशा में गतिशील है, इस एरो की दिशा में गतिशील है। लेकिन जब ए या बी में से किसी को पूछा जाएगा सी के बारे में, तो वो हमें कहेगा कि सी भी गतिशील है, जबकि वास्तव में सी खड़ा है, अर्थ के सापेक्ष खड़ा है। लेकिन ए और बी ये दोनों हमें ये जवाब देंगे कि सी जो है वो इस डायरेक्शन में गति कर रहा है, क्योंकि ए और बी को, चूंकि ट्रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए सी इनको इधर जाता हुआ दिखाई देगा। देखिए, गति की डायरेक्शन बदल गई। और यदि ए को बी के बारे में पूछा जाए तो ये हमें जवाब देगा कि बी जो है वो स्थिर है। तो ध्यान से समझिए इसको, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, अभी क्लियर हो जाएगा ये। यदि सी को पूछा जाए ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है और इस दिशा में चल रहा है। यदि ए को बी के बारे में पूछा जाए
तो ये कहेगा कि बी स्थिर है, क्योंकि उसको वो स्थिर ही दिखाई दे रहा है, बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। और यदि इन दोनों को ए और बी को सी के बारे में पूछा जाए तो ये कहेंगे कि सी इस दिशा में गतिशील है। तो देखिए, जिस व्यक्ति वस्तु बिंदु के सापेक्ष गति की सारी चर्चा हो रही है, वो पॉइंट हमारा कहलाता है निर्देश तंत्र। इसमें दो ही पॉइंट अपने को समझने वाले थे। तो दूसरा पॉइंट जो है वो, अब इसमें ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए इतना बनाया है, आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष होता है, और जिस बिंदु या तंत्र के सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है निर्देश तंत्र। जिस बिंदु या तंत्र के सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है उसे निर्देश तंत्र, और इंग्लिश में इसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बेसिकली बात ये हुई कि वस्तु गतिशील है या नहीं है, कौन सी दिशा में गतिशील है, ये सारी बातें केवल और केवल तभी बताई जा सकती हैं जब हमें ये पता हो कि उस वस्तु की गति का अध्ययन किसके सापेक्ष किया जा रहा है। एकदम क्लियर कर लीजिए कि कोई वस्तु किसी के सापेक्ष चल सकती है, हो सकता है उसी समय वो किसी दूसरे निर्देश के तंत्र के सापेक्ष स्थिर हो। जैसे अभी एग्जाम्पल में ए के सापेक्ष बी स्थिर था और बी के सापेक्ष ए स्थिर था, है ना। तो गति है या नहीं है, इस बात का डिसीजन लेने से पहले हमें ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसका अध्ययन कौन से निर्देश तंत्र के सापेक्ष हुआ है। और इसमें तीसरा जो पॉइंट याद रखना है वो ये रखना है कि सामान्यतः पृथ्वी के सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है। जब वो हमें कोई क्वेश्चन में कुछ भी ना कहे कि कौन सा निर्देश तंत्र है, तो बाय डिफॉल्ट यानी हम क्या मान लेंगे कि वो पृथ्वी के सापेक्ष गति का अध्ययन कर रहा है। और ये बात भी याद रखना कि पृथ्वी के सापेक्ष गति के अध्ययन के इस कॉन्सेप्ट में जो है वो पृथ्वी को स्थिर माना जाता है, जबकि वास्तव में हम देखें तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी गति कर रही है और अपने घूर्णन अक्ष पर घूम भी रही है ना। लेकिन गति के अध्ययन के दौरान चूंकि हम सारे के सारे निर्देश तंत्र के रूप में पृथ्वी को ही लेते हैं, तो उस समय उस निर्देश तंत्र को हम स्थिर मानते हुए गति का अपना अध्ययन करते हैं। ये तीन बातें आपको याद रखनी। पहला बात यह है कि गति हमेशा सापेक्ष होती है, मतलब कोई वस्तु गतिशील है या नहीं है, इस बात का निर्णय तब होगा जब हमें ये पता होगा कि किस वस्तु के सापेक्ष या किस बिंदु के सापेक्ष या किस तंत्र के सापेक्ष गति का अध्ययन किया जा रहा है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जिस बिंदु के सापेक्ष गति का अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है निर्देश तंत्र। ये इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आगे न्यूटन की गति के नियमों में भी आएगा, तब हम इसकी दोबारा चर्चा करेंगे निर्देश तंत्र की। और तीसरा पॉइंट है कि जनरली सामान्यतः हम पृथ्वी के सापेक्ष ही गति का अध्ययन करते हैं, यानी हमारा निर्देश तंत्र कौन है, पृथ्वी सामान्यतः मान ली जाती है। और निर्देश तंत्र मानने के दौरान हम पृथ्वी को स्थिर मानते हैं। ये पहली कहानी है गति के अध्ययन से संबंधित, ठीक है। अब चलिए, गति के अध्ययन से में आगे के कॉन्सेप्ट समझने से पहले आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें अदिश और सदिश राशियों के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे राशियों का वर्गीकरण पढ़ते हैं। फिजिक्स में राशियां वैसे तीन प्रकार की होती है। कौन सी? एक होती है अदिश राशि,
एक होती है सदिश राशि और एक होती है प्रदिश राशि। लेकिन इस लेवल पर प्रदिश राशियों का कॉन्सेप्ट शामिल नहीं है, इसलिए हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे। हम केवल दो प्रकार की राशियों को पढ़ेंगे, एक अदिश और एक सदिश। यहाँ पे मैं क्लेरिफिकेशन के लिए बता दूं कि अदिश राशियों को इंग्लिश में स्केलर कहते हैं और सदिश राशियों को वेक्टर कहते हैं। तो हमें बात करनी है स्केलर और वेक्टर की। बहुत साधारण सा कॉन्सेप्ट है, सदिश के बारे में हम 2-4 पॉइंट और पढ़ेंगे, लेकिन अदिश राशियों के बारे में सीधा सीधा है। अदिश राशियों की बात करें तो अदिश राशियों की परिभाषा यहाँ क्या हो गई, वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण का मतलब है उस वस्तु का मान, सॉरी उस राशि का मान, केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां अदिश राशियां कहलाती हैं। ठीक है, यानी हमें केवल उस वस्तु के मान की जरूरत है, उस वस्तु की मतलब उस राशि की क्या दिशा है हमें उसकी जानकारी नहीं चाहिए, ऐसी राशियां कहलाती है अदिश राशियां। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल और केवल मान यानी परिमाण की जरूरत पड़ती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, वे राशियां कहलाती हैं अदिश राशियां। अब आपके सिलेबस में जो जो राशियां शामिल है उनमें से जितनी अदिश राशियां हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ कि अदिश राशियां कौन कौन सी है। एक तो आपके सिलेबस में दूरी एक राशि आएगी, वो अदिश राशि। एक आपके सिलेबस में दाब आएगा, ये भी अदिश राशि। कार्य आएगा, ये भी अदिश राशि। ऊर्जा आएगा, ये भी अदिश राशि। ये सब अदिश राशियों के कॉन्सेप्ट है, मतलब अदिश राशियों के उदाहरण। इसके अलावा याद रखना द्रव्यमान अदिश राशि है, किसी वस्तु का द्रव्यमान, दूरी, दाब, कार्य, ऊर्जा, द्रव्यमान, ये सब अदिश राशियों के एग्जाम्पल है। अब अपन बात करते हैं सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों में अपने को 2-4 कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं अपन सदिश राशियों की। तो सदिश राशियों में कहानी ये है कि पहली बात तो इसके जस्ट उल्टा करता हूं। इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन हो गई वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा वे कहलाती है सदिश राशि। मतलब अदिश और सदिश में सिर्फ एक अंतर है, वो है दिशा का। अदिश राशियों के लिए दिशा की आवश्यकता नहीं होती, जबकि सदिश राशियों को व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे ध्यान से समझना क्या कॉन्सेप्ट है इसके बारे में। जितना आपके सिलेबस में शामिल है, जो आप 9वीं और 10वीं से रिलेटेड जो आपका सिलेबस है, उसमें जितना कॉन्सेप्ट टच किया हुआ है सदिश के बारे में, मैं उतना डिस्कस सदिश के बारे में करूंगा इस क्लास में। तो चलिए इसमें आगे अपन बढ़ते हैं कि सदिश राशियों के बाकी क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स बना रहा हूँ, आप पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, आप उसके नोट्स बना लीजिए। तो देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि इसके उदाहरण क्या क्या हैं, कौन कौन सी राशियां सदिश है। एक आप अपने सिलेबस में विस्थापन नाम की राशि पढ़ेंगे, वो सदिश है। एक आप बल पढ़ेंगे, वो सदिश है। ठीक है, इसके अलावा बल जितने भी प्रकार के पढ़ेंगे वो सारे के सारे सदिश राशियां, चाहे वो कौन सा भी बल है। अपन बहुत सारे बलों की चर्चा करेंगे, जैसे आपके सिलेबस में यदि मैं बताऊं तो पेशीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वीय बल, चुंबकीय बल, स्थिर विद्युत बल आदि आदि जितने भी आपके जो कॉन्सेप्ट हैं वे सारे के सारे सदिश राशियां हैं। बल चाहे कोई सा भी प्रकार का हो, वे सारी की सारी क्या होंगी, सदिश राशियां होंगी। तो ये और
बाकी इसके बारे में हम चर्चा करते जाएंगे, जब जब जो जो पॉइंट आएगा उसके बारे में वहां बताता जाऊंगा कि वो राशि सदिश है या अदिश है। इसके अलावा अपन बात करें, वेग सदिश राशि होती है, त्वरण सदिश राशि होती है, ये सब हम हमारे इसी कॉन्सेप्ट में काइनेमेटिक्स वाले यानी गति के अध्ययन में इन सबको शामिल करेंगे, ये सब पढ़ेंगे डिटेल में कि विस्थापन क्या होता है, वेग क्या होता है, त्वरण क्या होता है, इन सब की डिटेल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, सिलेबस को टच करते हैं। तो चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट हुआ कि वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ यानी उस राशि के मान के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, वे कहलाती हैं सदिश राशि। चलिए इसमें आगे के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट देखो, सदिशों को व्यक्त करने का क्या तरीका होता है। सदिश का निरूपण पढ़ते हैं पहले पॉइंट में हम। तो निरूपण ऐसा है कि कोई जो सदिश राशि होती है उसको व्यक्त करने के लिए आपको परिमाण चाहिए और उसके साथ आपको चाहिए दिशा, और दोनों को एक साथ रख के हम इसको सोल्व करते हैं। यानी वास्तव में मैं यदि जनरल भाषा में बोलूं, रफली बोलूं, तो कोई सदिश राशि परिमाण गुणा दिशा के रूप में व्यक्त की जाती है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति इस दिशा में जा रहा है और ये दिशा हम यदि इसके हिसाब से बनाएं तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट इस दिशा में जाता है और यहां जाके रुक जाता है और यहां से यहां तक उसने 10 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, तो यदि मुझे इसका कोई विस्थापन पूछे, हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ सदिश की बात को समझने के लिए ध्यान से देखना। चूंकि इसका परिमाण तो हुआ, जैसे अपन बात करें, परिमाण तो हुआ 10, ये देखो, और दिशा हुई इसकी कौन सी, ईस्ट। तो इन दोनों को एक साथ लिखें तो इस वस्तु का जो इस व्यक्ति का जो विस्थापन है वो इस तरह से लिखा जाएगा, 10 मीटर पूर्व। ये देखो, परिमाण के साथ साथ क्या लगा दी गई है, दिशा लगा दी गई। समझ में आई बात। तो परिमाण गुणा दिशा के रूप में कोई भी सदिश राशि व्यक्त की जाती है, ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो पॉइंट इसको ध्यान से समझना कि सदिश का निरूपण किस तरह से किया जाता है, परिमाण गुणा दिशा में। इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ, आप जब लिखेंगे कि कोई भी सदिश राशि है वो किस तरह से लिखी जाएगी, पहले उसका परिमाण लिखा जाएगा और उसके साथ उसकी दिशा लिखी जाएगी। अब क्या होता है, आपकी किताबों में दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो ये समझिए कि कोई भी राशि किताब में सदिश के रूप में कैसे व्यक्त की जाती है। तो किताब वाले इसके लिए दो तरीके काम में लेते हैं। पहला तरीका, जैसे मान लीजिए कोई राशि है ए, यदि ये राशि सदिश है तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका कि किताब वाले इसको डार्क में छाप देंगे इस तरह से, लेकिन जब हम हाथ से लिखते हैं तो हमारे पास ये तरीका काम में नहीं आता। तो हम क्या करते हैं, उस राशि को लिख के उस पर एक एरो का निशान लगा देते हैं। किसी भी सिंबल के ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है इसका मतलब वो सदिश राशि है, और यदि किताब में किसी राशि के ऊपर एरो का निशान नहीं है इसका मतलब वो अदिश राशि है। ठीक है, ये निरूपण में ही है। पॉइंट ये है कि जैसे मान लीजिए कि परिमाण गुणा दिशा है, लेकिन उस राशि का जो सिंबल हमें काम में लेना है वो इस तरह से काम में लेना है कि जो उस राशि का संकेत है, ए बी सी डी, जो कुछ भी उस राशि का संकेत है उसके ऊपर एक एरो का निशान लगा के, ये वाला एरो का निशान लगा के हमें शो करना होता है। एरो का निशान लगा हुआ इसका मतलब वो एक सदिश राशि है। तो निरूपण में यही अपने को एक चीज समझनी थी। अब ध्यान से समझना, मान लीजिए तीसरा पॉइंट, आपको कोई सदिश राशि दी हुई है ए वेक्टर। जाहिर सी बात है, अभी हम पढ़ चुके हैं कि इसमें दो चीजें शामिल हैं, एक तो उसमें परिमाण शामिल है, एक उसमें दिशा शामिल है। इस तरह से तो लिखा हुआ होगा। कोई भी राशि है चाहे एक्स वाई जेड, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर यदि वो राशि सदिश है तो अभी जैसे अपन ने लिखा तो उसमें एक तो उसका परिमाण शामिल है और एक उसकी दिशा शामिल है। तो जाहिर सी बात है इस राशि में अपने को परिमाण और गुणा दिशा के रूप में ये राशि दी हुई होगी। अब इसमें ध्यान से कॉन्सेप्ट ये है कि ये जो सदिश जिसकी हम बात कर रहे हैं वो सदिश हो गया ए वेक्टर। ए वो सदिश है, ठीक है, इसके ऊपर वेक्टर लगा हुआ है इसलिए उसको
ए वेक्टर हम कह रहे हैं ये एक सदिश राशि है। इसी राशि के परिमाण को किस तरह से लिखते हैं? ए का मोड लगा के, ठीक है। और दिशा को किस तरह से लिखते हैं? ए के ऊपर कैप लगा के। अब क्या कहानी है ये सारी, ध्यान से सुनिए। जब आपको कहीं ए वेक्टर मिले, इसका मतलब आपको पूरी की पूरी सदिश राशि दे रखी है जिसमें उसका परिमाण भी शामिल है और उसकी दिशा भी शामिल है। यदि आपको इस तरह से मोड लगा के, ये दोनों जो लाइन है इसको कहते हैं मोड, यदि उस राशि के साथ में मोड लगाया हुआ हो, इसका मतलब है कि आपको केवल उस राशि का क्या दिया हुआ है? परिमाण दिया हुआ है, केवल उसके परिमाण की चर्चा हो रही। और यदि उस राशि के ऊपर इस तरह से कैप लगा के दिखाया हुआ है, इसका मतलब आपको केवल उस राशि की दिशा दी हुई। यदि इस तरह से लिखा जाए तो मतलब परिमाण गुणा दिशा दोनों दी हुई है, इस तरह से लिखा जाए तो मतलब परिमाण दिया हुआ है, और इस तरह से लिखा जाए तो मतलब दिशा दी हुई है। यानी कोई सदिश राशि ए वेक्टर के रूप में लिखी जाएगी, उसका परिमाण ए वेक्टर के मोड के रूप में लिखा जाएगा, और उसकी दिशा जो है वो एक कैप के रूप में लिखी जाएगी। समझ में आई बात? अब तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, इसी में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं अपन, वो ये है कि हमें एक इकाई सदिश पढ़ना होता है। वास्तव में इकाई सदिश से रिलेटेड कई जो है एग्जाम्स में है, उसमें जनरल साइंस में एक क्वेश्चन बार बार रिपीट मुझे मिला है, तो मैं इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस यहाँ कर देता हूँ। इकाई सदिश का सिंपल सा मतलब है ऐसा सदिश जिसका परिमाण यानी जो मान है वो कितना हो? एक हो, इकाई हो, उसे क्या कहा जाता है? इकाई सदिश कहा जाता है। अब यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है, वो ये है कि देखिए, आप ये कह रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि सदिश को निरूपित करने के लिए सीधा सीधा तरीका होता है परिमाण गुणा दिशा। अब चूंकि आप इकाई सदिश की बात कर रहे हैं, तो यदि इसी सदिश को मैं इस कॉन्सेप्ट के आधार पर बदलूं, तो मुझे यदि इकाई सदिश निकालना होगा, इकाई सदिश यदि मुझे निकालना होगा, तो उसका परिमाण तो एक आ जाएगा, और दिशा की जगह दिशा लिखी हुई है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। तो इकाई सदिश वास्तव में दिशा होती है, ये कॉन्सेप्ट है। समझ में आई बात? इस बात को थोड़ा सा दोबारा समझ लीजिए। सिंपल सा पॉइंट है कि इकाई सदिश एक ऐसा सदिश होता है जिसका परिमाण एक है। मैंने ऊपर से अपना कॉन्सेप्ट उठाया कि कोई भी सदिश परिमाण गुणा दिशा के रूप में लिखा जाएगा। चूंकि मैं इकाई सदिश को डिनोट कर रहा हूं, इसलिए मैंने परिमाण को कितना लिख दिया? एक लिख दिया। परिमाण को एक लिखने के साथ ही मुझे यहाँ कुछ इस तरह से मिल रहा है कि इस साइड तो इकाई सदिश रहा और इस साइड दिशा, यानी इकाई सदिश वास्तव में क्या होती है? दिशा होती है। यानी कि अभी जो मैं बात कर रहा था कि दिशा को इस तरह से लिखा जाता है, ये वास्तव में उस सदिश का क्या है? इकाई सदिश है। यानी कि आप चाहे इकाई सदिश कहें, चाहे आप दिशा कहें, दोनों एक ही कॉन्सेप्ट हैं, दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट नहीं है। और उसको लिखते कैसे हैं? ए का कैप लगा के उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे तीन टोटल बातें हो गई। राशि के ऊपर वेक्टर लगा हुआ हो, इसका मतलब पूरा सदिश है, उसमें परिमाण भी दिया हुआ है और दिशा भी दी हुई है। इस राशि के साथ मोड़ लगा है, इसका मतलब सिर्फ आपको परिमाण दिया हुआ है। इसके ऊपर कैप लगा के दिखा हुआ है, इसका मतलब आपको दिशा दी हुई है। और चूंकि हम बात कर चुके हैं दिशा ही इकाई सदिश होती है, तो आप चाहे ये कह दो कि दिशा दी हुई है यानी इकाई सदिश यूनिट वेक्टर दिया हुआ है, एक ही बात। ठीक है भाई? तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसको मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। हमने दो प्रकार की राशियां पढ़ी है। पहली राशि अदिश राशि, जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण चाहिए, दिशा नहीं चाहिए। दूसरी राशि जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ये हो गए दोनों के कॉन्सेप्ट। उसके बाद में हमने सदिश राशियों में पढ़ा है कि किस तरह से व्यक्त किया जाता है सदिश राशियों में। तो इसमें दो बातें टोटल हमने पढ़ी है। पहला, तो कोई भी सदिश राशि आपको परिमाण गुणा दिशा के रूप में दी, मतलब परिमाण के साथ मल्टीप्लाई करके उसकी दिशा भी वहां साथ में लिखी होगी। जैसे मैंने इसके उदाहरण में बताया कि ये उसका परिमाण है 10 मीटर और साथ में उसकी दिशा लिखी हुई है पूर्व। ठीक है? इसके साथ ही हम आगे के कॉन्सेप्ट में चर्चा करें तो आपको तीन नोटेशन यहाँ पे किताबों में मिल सकते हैं। एक तो उस राशि के सिंबल के ऊपर वेक्टर लगाया हुआ हो, एक उस पर मोड लगाया हुआ हो, और उस पर कैप लगाया हो। ए के ऊपर वेक्टर लगाया मतलब वो आपको पूरी राशि दी गई, उसमें उसका परिमाण भी शामिल है और उसकी दिशा भी शामिल है। ए के साथ मोड लगाया हुआ है, इसका मतलब आपको केवल उसका परिमाण दिया गया है। और तीसरा कॉन्सेप्ट है कि आपको इसका यदि कैप लगा के दिया हुआ है
तो उसका मतलब वो आपको इकाई सदिश दी हुई है। इकाई सदिश का मतलब उसकी दिशा दी हुई। यहां तक की कहानी सदिश में ये सिर्फ बेसिक है, यहाँ से कुछ विशेष जो है कोई कॉन्सेप्ट इसका नहीं है कि कोई विशेष कॉन्सेप्ट है। उसके बस इतना जरूर है कि आपको जब किताब में आप नोट्स वगैरह पढ़ेंगे तो ये नोटेशन, और यदि इसका क्वेश्चन बनता है, कई बार वो क्या है कि इनके क्वेश्चन बनाने में मोड वगैरह ये सब लगा के जब इनको दिखाया जाता है तो हमें ये पता होना चाहिए कि वास्तव में ये सदिश की बात कर रहा है, उसके परिमाण की बात कर रहा है, उसकी दिशा की बात कर रहा है। चलिए अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, सदिशों का योगफल। हालांकि डायरेक्ट ये जो पॉइंट है वो आपके सिलेबस में कहीं दिया हुआ नहीं है, लेकिन इससे रिलेटेड कई जगह क्वेश्चन दिए हुए हैं, मतलब आगे के टॉपिक में इसका यूज होगा, इसलिए मैं इसको यहां समझा देता हूं। मान लीजिए कि हमारे पास दो सदिश, ये एक सदिश है, हम इसको ए वेक्टर नाम दे देते हैं। ये दूसरा सदिश है, इसको हम बी वेक्टर नाम दे देते हैं, और इन दोनों के बीच में कोण बन रहा है थीटा। ठीक है, फिक्स दिया हुआ आपको दो सदिश दिए हुए, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और इसके बीच में आपको कोण दिया हुआ है थीटा। यदि इन दोनों राशियों को आपको जोड़ना है तो इसके लिए एक सीधा सूत्र है। वो सूत्र कहां से आया वो आपके यहाँ सिलेबस का पार्ट नहीं है, आपको सिर्फ वो सूत्र याद रखना है। तो इन दोनों को जोड़ने का, यानी दो सदिशों को जोड़ने का सूत्र होता है आर बराबर, आर यहाँ पे उन दोनों के जोड़ का रिजल्टेंट है, मतलब उन दोनों को जोड़ने से जो आएगा वो है आर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये दो सदिशों को जोड़ने का सूत्र है, जहां पे ये जो ए स्क्वायर मैंने सीधा सीधा लिखा हुआ है, समझ लेना। ए स्क्वायर का मतलब है ए का मान, यानी ए का परिमाण का स्क्वायर। बी का मतलब है यहाँ बी का मान, यानी उसके परिमाण का स्क्वायर। और cos थीटा है दोनों के मध्य का कोण, दोनों के मध्य का कोण। किन दोनों के? जो सदिश आपको दिए हुए उन दोनों के मध्य का कोण दिया। अब चलिए इस सूत्र से अपने को कुछ बातें समझ में आती हैं, मतलब कुछ कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं, ध्यान से उनको भी समझते हैं। सूत्र अपने पास क्या है उसको अपन दोबारा नीचे लिख लेते हैं। सूत्र अपने पास है अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तीन चीजें इसमें अपन पढ़ेंगे, यहां से तीन कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट यह है कि ये दोनों सदिश यदि दोनों सदिश समान दिशा में हो, तो भैया दोनों सदिश समान दिशा में, उसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये कोई बिंदु है, इस पे एक सदिश, यानी कोई मान लीजिए एक बल इधर लगाया हुआ है और दूसरा भी इधर ही लगाया हुआ। चलो फिलहाल अपन सदिश की बात करते हैं, बल का एग्जांपल ले लेंगे। ये पहला सदिश अपना ए है और इधर ही दूसरा सदिश है बी वेक्टर। चूंकि ये दोनों समान दिशा में हैं, इसलिए इन दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया। सूत्र के हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं, ध्यान से समझते जाना। सूत्र के हिसाब से हम इसको सोल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा? अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा कितना आ रहा है? 0 डिग्री। तो आर बराबर यहाँ पे अपन लिखें अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 0 आएगा ये, और cos 0 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिख देते ही हमारे पास ये क्या बनेगा? आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बचेगा। आर बराबर यहाँ पे ये जो बन रहा है अंदर अंडर रूट के अंदर, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। अंडर रूट के अंदर स्क्वायर आ रहा है तो ये सोल्व होके क्या बन जाएगा? आर बराबर ए प्लस बी। यदि दो सदिश समान दिशा में हो तो आपको कुछ नहीं करना, उनका परिणाम यदि आपको जानना हो, यदि उनका रिजल्ट जानना हो, तो सीधा सीधा इन दोनों के मानों को जोड़ दो, a प्लस बी, सीधा सीधा उन दोनों के मानों को जोड़ दो। और एक कॉन्सेप्ट ये और याद रखना कि ये वैल्यू जो है वो मैक्सिमम होती है। अभी मैं लास्ट में एक क्वेश्चन
शामिल करूंगा, जिसमें मैक्सिमम मीनिंग वाले कॉन्सेप्ट को शामिल करेंगे। वो क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। चलिए, जैसे मान लीजिए यहाँ उदाहरण के तौर पे बात करें कि ये कोई वस्तु है, इस पे कोई व्यक्ति 10 न्यूटन का बल इधर लगाता है और कोई दूसरा व्यक्ति भी इस पे 5 न्यूटन का बल इधर लगाता है। कोई हमसे पूछे कि बताओ भाई इस वस्तु पर कुल कितना बल है, तो सिंपल सा लॉजिक है, ये 10 न्यूटन और ये 5 न्यूटन दो सदिश राशियां एक वस्तु पे लगी हुई हैं और ये दोनों समान दिशा में। समान दिशा में तो हम डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, तो इस पर जो परिणामी बल है वो कितना होगा, 10 + 5, यानी इस वस्तु पे परिणामी बल कितना आएगा, 15 न्यूटन। ठीक है, चलिए दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। यहाँ पे अपन इस सूत्र से रिलेटेड पहली बात कर चुके हैं, यदि दोनों सदिश समान दिशा में हो। दूसरी यहाँ अपन बात करेंगे यदि दोनों सदिश विपरीत दिशा में हो। विपरीत दिशा में होने का मतलब है एक सदिश तो इधर है ए वेक्टर और दूसरा सदिश इधर है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच का जो कोण है वो बन जाएगा 180 डिग्री। ठीक है भाई, चलिए अब यदि कोण दोनों के बीच का 180 डिग्री बना तो उसी सूत्र को सोल्व करके देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आती है। तो r बराबर √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा, यानी दो सदिशों को जोड़ने का तो सूत्र यही होता। इस सूत्र को हम हमारे कॉन्सेप्ट मतलब जो प्रॉब्लम है उसके हिसाब से लिखते हैं। तो चलिए r बराबर क्या हुआ, हमें पहला सदिश का मान चाहिए यानी a², दूसरा सदिश का मान चाहिए यानी b² प्लस 2ab, यहाँ पे दोनों के बीच का कोण है cos 180, और यहाँ मैं आपको बता दूं कि cos 180 की वैल्यू होती है -1। इसके आधार पे हमारा ये जो पॉइंट है वो इस तरह से बदल गया कि r बराबर क्या लिखा जाएगा, √a² प्लस b² प्लस 2ab, और यहाँ पे आ गया -1, यानी ये कुछ यूं बना a² प्लस b² माइनस का 2ab बना। और ये जो चीज है वो वास्तव में r बराबर √a माइनस b का होल स्क्वायर है, ये सब आप जानते ही हैं। ये स्क्वायर हटाएं तो r जो बनेगा वो हमारे पास मिलेगा a माइनस बी, यानी यदि दो सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में है तो बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को घटा लो, यदि दोनों समान दिशा में है तो दोनों को सीधा सीधा जोड़ दो। इस चीज को समझने के लिए ही हमने ये क्वेश्चन प्रतिपादित किया है। हालांकि आपकी किताबों में ये दोनों चीजें सीधी लिखी हुई हैं कि यदि समान दिशा में तो ये कर लो, विपरीत दिशा में तो ये कर लो। मैंने आपको इसका लॉजिक समझाया कि और किसी कोण पर भी आप इसको सोल्व कर पाए यदि आ जाए तो। हालांकि ज्यादातर केस में आपको सिर्फ समान दिशा वाला और विपरीत दिशा वाला कॉन्सेप्ट ही काम में लेना होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज इसमें याद रखना कि ये मिनिमम होता है, बताऊंगा मिनिमम इसका भी कॉन्सेप्ट क्या है। उदाहरण के तौर पे इसमें अपन देख लेते हैं कि ये कोई वस्तु है, इस पे कोई व्यक्ति इधर 10 न्यूटन का बल लगा रहा है और इधर लगा रहा है 6 न्यूटन का बल, और कोई अपने से पूछे कि इस वस्तु पे कुल कितना बल है, परिणामी कितना बल है, तो जाहिर सी बात है कि 10 न्यूटन का बल और 6 न्यूटन का बल दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा में परिणामी जानने के लिए हमें क्या करना होता है, बड़ा माइनस छोटा करना पड़ता है। तो 10 - 6, इस वस्तु पर जो परिणामी बल है वो कितना आएगा, 4 न्यूटन का आएगा। ये आपको शायद दोनों एग्जाम्पल में समझ में आ रहे होंगे। जब दोनों सदिश समान दिशा में थे तो हमने दोनों को जोड़ दिया था, और जब दोनों सदिश विपरीत दिशा में थे तो हमने बड़ा माइनस छोटा घटा लिया। ठीक है, और इस पे यदि कोई पूछे कि परिणामी बल होगा कितना, तो बेसिक सी बात है, जिधर बड़ा बल होगा उधर परिणामी बल होगा, यानी इसके परिणामी बल की दिशा ये होगी। ठीक है, और तीसरा कॉन्सेप्ट सिंपल सा है जिसको आप सिर्फ याद रखेंगे, वो ज्यादातर आपके इस लेवल पर काम नहीं आएगा। यदि दोनों सदिश लंबवत हो, दोनों सदिश लंबवत हो मतलब एक सदिश तो ऐसा है ए वेक्टर और दूसरा सदिश ऐसा है बी वेक्टर, और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत है यानी 90 डिग्री पे। यदि इसको जोड़ना हो तो सिंपल सा बात है, इसको जोड़ना हो तो r बराबर क्या लिखेंगे, सूत्र तो वही है, दो सदिशों को जोड़ने का एक ही सूत्र है, बस चीज जो बदलती है वो उन दोनों के बीच का कोण बदलता है। कई बार वो 0 हो जाता है, कई बार वो 180 हो जाता है, कई बार वो 90 हो जाता है, कई बार आपको 30, 45, 60 कुछ भी दे सकता है। ठीक है,
तो ये हुआ अपने पास दोनों के बीच का कोण 90 है। तो सूत्र लगाया हमने। सूत्र क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ये सूत्र होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास जो कोण है वो 90 डिग्री है, तो हमने इसको लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 90। और कॉस 90 की वैल्यू आप जानते ही हैं, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये कुछ यूं बना, कॉस 90 की वैल्यू 0 हुई तो r बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 हो ही गया, तो यही हमारा फाइनल आंसर है, अंडर रूट आर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो तीनों कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। यदि दोनों सदिश समान दिशा में हो तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, ए प्लस बी। यदि दोनों विपरीत दिशा में तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, ए माइनस बी, यानी बड़ा माइनस छोटा। और यदि दोनों लंबवत हैं तो परिणामी कैसे ज्ञात करेंगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सदिशों को जोड़ने का एक कॉन्सेप्ट था। इससे रिलेटेड चीजें बार बार आपके काम आती रहेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे इस चीज को समझाया। चलिए अब ये मैक्सिमम मिनी वाला क्या कॉन्सेप्ट है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन अपन यहाँ पे शामिल करते हैं। यदि किसी वस्तु पर 10 न्यूटन व 5 न्यूटन के दो बल लगाए जा रहे हों तो निम्न में से कौन सा मान वस्तु पर परिणामी बल का मान नहीं हो सकता। ये कॉन्सेप्ट है। तो चलिए ध्यान से देखिए, पहले इसके ऑप्शन लिख लेते हैं। 12 न्यूटन, 15 न्यूटन, 5 न्यूटन, 4 न्यूटन। अब इनमें से देखिए, कोई वस्तु है, उस पर दो बल लगाए, एक तो है 10 न्यूटन का और एक है 5 न्यूटन का, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इन दोनों के बीच का कोण कितना है। ये हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हो। यदि दिया हुआ था तो फिक्स वैल्यू निकाल ही सकते थे, लेकिन हमें ये पता है कि दो बल लगाए गए हैं। ये समान दिशा में हो सकते हैं, विपरीत दिशा में हो सकते हैं, 90 डिग्री पे हो सकते हैं, 30 डिग्री पे हो सकते हैं, 60 डिग्री पे हो सकते हैं, 45 डिग्री पे हो सकते हैं, किसी भी डिग्री पे हो सकते हैं। लेकिन हमें ये पता है कि इन दोनों के जोड़ से जो मैक्सिमम मान आता है वो अभी हमने देखा था a प्लस बी से आता है। यानी बल जो इन वस्तु पे मैक्सिमम लग सकता है वो 10 प्लस 5, यानी मैक्सिमम बल इस वस्तु पे लग सकता है 15 न्यूटन। कब, जब ये दोनों समान दिशा में। और मिनिमम कब लग सकता है, उसके लिए हमें अभी अपन ने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, a माइनस बी होता है, यानी F मिनिमम बराबर 10 माइनस 5, यानी उस पर मिनिमम बल कितना लग सकता है, 5 न्यूटन का मिनिमम बल लग सकता है। यानी 5 से कम नहीं लगेगा, 15 से ज्यादा नहीं होगा इन दोनों के परिणामी से। अब इसमें देखिए, पहला है 12 न्यूटन। 12 न्यूटन तो भाई हो सकता है क्योंकि वो 5 और 15 के बीच में आता है। 15 न्यूटन भी हो सकता है मैक्सिमम, 5 न्यूटन भी हो सकता है। 4 न्यूटन एक ऐसा मान है जो 5 और 15 की रेंज में नहीं आता। ये 5 से छोटा है, 5 से छोटा है, लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से तो इसमें मिनिमम बल कितना लगना चाहिए, सिर्फ 5 न्यूटन लगना चाहिए, उससे छोटा बल लग ही नहीं सकता। यानी ये 4 न्यूटन हमारा सही आंसर है कि इस पे 4 न्यूटन का परिणामी बल कभी नहीं हो सकता। 5 से लेकर 15 तक कोई भी बल इसका परिणामी हो सकता है, लेकिन 4 न्यूटन का नहीं हो सकता। यदि कॉन्सेप्ट में मतलब इसमें ऑप्शन में अपने को 16 दिया जाए तो वो सही हो जाता है, क्योंकि वो 15 से ज्यादा है, वो भी नहीं लग सकता। ठीक है, तो इस तरह से ये एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था सदिश और अदिश राशियों के बारे में, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट जो आपने सीखा है वो ये है, सदिशों को किस तरह से जोड़ा जाता है। प्रदिश राशियों की मैं यहाँ कोई चर्चा कर नहीं रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि राशियां 3 प्रकार की होती हैं, अदिश, सदिश और प्रदिश। स्केलर, वेक्टर और टेंसर क्वांटिटीज को कहते हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हुआ सदिश राशियों या अदिश राशियों, यानी राशियों के प्रकार से संबंधित। तो यहाँ पे ये इतना आपने चीज पढ़ी है।
अब हम हमारे मूल टॉपिक पे आते हैं। गति से संबंधित हम अध्ययन करते हैं। गति के बारे में मैं एक कॉन्सेप्ट बता चुका हूं कि गति का अध्ययन हमेशा सापेक्ष किया जाता है। गति है या नहीं है, इस बात का निर्धारण केवल और केवल तभी किया जा सकता है जब हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी ये पता हो कि वो किसके सापेक्ष अध्ययन की जा रही है, किसके सापेक्ष पूछी जा रही है। इसके अलावा जनरली हम पृथ्वी को निर्देश तंत्र मानते हुए, पृथ्वी को स्थिर मानते हुए गतियों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आगे हम हमारे कॉन्सेप्ट में बढ़ते हैं। तो हम क्लियर करते हैं अपने बोर्ड को और चलते हैं हमारे मूल टॉपिक पे, वो है काइनेमेटिक्स यानी गति का अध्ययन। फिजिक्स की वह शाखा जिसमें किसी वस्तु की गति और स्थिति का अध्ययन किया जाता है। जाहिर सी बात है, गति है तो स्थिति भी है, जिससे चेंज होकर गति बनती है। तो फिजिक्स की वह शाखा जिसमें गति का और स्थिति का अध्ययन किया जाता है काइनेमेटिक्स कहलाती है। इसको हिंदी नाम दूं तो ये गतिकी शब्द है। गतिकी, काइनेमेटिक्स का जो हिंदी उच्चारण है वो है गतिकी यानी गति का अध्ययन। अब चलिए सबसे पहला कॉन्सेप्ट इसमें हम पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं कि गति जो है वो कितने प्रकार की होती है। तो देखिए ब्रॉड लेवल पर आपको गति जो पढ़नी है वो आपके किताब में, मतलब आपके सिलेबस में बहुत सारी गतियों का इसमें जिक्र किया हुआ है, जिसमें रेखीय गति है, वृत्ताकार गति है, कंपन गति है, आवर्त गति और घूर्णन गति है। हमें यहाँ पे कैटेगरी यदि डिफाइन करनी हो तो गति 3 कैटेगरी में डिफाइन की जाती है भाई। एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। और आपकी जितनी भी प्रकार की ये जो गतियां आपके सिलेबस में है, ये इन्हीं तीनों में से कोई एक कैटेगरी की होती है। रेखीय गति, वृत्ताकार गति, ये सब इन्हीं कैटेगरी में से कोई एक होती है। अब इनका मतलब क्या है एक विमीय गति? तो देखिए किसी भी वस्तु की स्थिति को डिफाइन करने के लिए आप बेसिक मैथमेटिक्स में ये पढ़ चुके हैं कि हमारे पास 3 निर्देश तंत्र होते हैं। सॉरी 30 नहीं, 3 निर्देश तंत्र होते हैं, एक्स, वाई और जेड। ठीक है। यदि किसी वस्तु की गति के दौरान इन तीनों निर्देश तंत्र में किसी एक निर्देश तंत्र में परिवर्तन हो तो ये एक विमीय गति। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा है और वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वाई और जेड नहीं बदल रहे, केवल कौन बदल रहा है? एक्स बदल रहा है। यदि ये इधर जा रहा होता तो केवल वाई बदल रहा, और यदि ये इधर जा रहा तो केवल जेड बदल रहा था। यदि तीनों में से कोई एक ही निर्देशांक बदले तो वो एक विमीय गति, यदि 2 निर्देशांक बदले तो द्विविमीय गति, और यदि तीनों निर्देशांक में परिवर्तन हो रहा हो तो त्रिविमीय गति। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है, याद करना कि गति वास्तव में 3 प्रकार की होती है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति का मतलब होता है कि आपके निर्देश तंत्र यानी एक्स, वाई, जेड के केवल किसी एक निर्देशांक में परिवर्तन होगा। द्विविमीय का मतलब है 2 में परिवर्तन होगा, और त्रिविमीय का मतलब है 3 विमाओं में परिवर्तन होगा, यानी एक्स, वाई, जेड तीनों बदलेंगे। त्रिविमीय गति जो है वो बेसिकली मक्खी, मच्छर जितने उड़ने वाले इंसेक्ट्स हैं उनकी गति होती है। क्योंकि वो तीनों डायरेक्शन में, इधर भी जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं, इधर भी आ सकते हैं। ठीक है। तो वो उनका जो गति है वो त्रिविमीय गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर आज की क्लास में हमने यहाँ तक चर्चा की है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके की फैक्टर वगैरह इन सब की चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यदि इनसे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट उठाया जाएगा तो क्लास बड़ी लंबी हो जाएगी। तो आज की क्लास में हमने सदिश और अदिश के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे कुछ एक आध न्यूमेरिकल सदिश के बारे में करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन अपन उठाते हैं।
यदि किसी वस्तु पर दो बल तीन न्यूटन व 4 न्यूटन लंबवत लगाए जाते हैं तो वस्तु पर परिणामी बल क्या होगा। देखिए, तो इसके लिए तो हमारे पास सूत्र है, दो सदिशों को जोड़ने का सीधा सीधा सूत्र है। यदि दो सदिश है और हमें उसका एक बनाना है जोड़ के, तो उसका सूत्र क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अब ये कह रहा है कि 4 न्यूटन और 3 न्यूटन के जो दो बल लगाए गए हैं वस्तु पे, वो एक दूसरे के लंबवत लगाए गए। तो इस आधार पे ये सारी वैल्यूज हम इसमें रख देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब है 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर का मतलब है 4 का स्क्वायर, 2 गुणा 3 गुणा 4, और कॉस की वैल्यू हो जाएगी 90। कॉस 90 की वैल्यू चूंकि यहाँ 0 होती है, तो इसलिए ये पूरा का पूरा टर्म जो है वो क्या चेंज हो जाएगा, 0 बन जाएगा। ये तो पूरा का पूरा टर्म, क्योंकि कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। अब हमारे पास जो बचा वो ये है कि r बराबर अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बनेगा भाई, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 9 और 16 बनेंगे 25। तो r बराबर अंडर रूट 25, यानी r बराबर यहाँ बनेगा 5। उस वस्तु पर लगने वाला जो परिणामी बल है वो होगा 5 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब इसके अलावा यदि अपन यहाँ पे एक थोड़ा इक्वेशन आपके लिए मैं इसमें छोड़ के जाता हूँ, उसको चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट है उसका। कोई व्यक्ति प्रारंभ में 10 मीटर उत्तर, उसके बाद 10 मीटर पूर्व में जाता है। व्यक्ति का विस्थापन क्या होगा। ये क्वेश्चन सदिश का है, लेकिन इसमें एक चीज ऐसी आती है जिसका कॉन्सेप्ट हमें आगे पढ़ना होता है, वो है विस्थापन। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम चर्चा करेंगे कि विस्थापन क्या होता है, तब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम वहां करेंगे। मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए पुट किया है कि हमें ये पता हो कि वास्तव में विस्थापन की परिभाषा के बाद जब हम इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो ये असल में जो है वो सदिश के कॉन्सेप्ट के आधार पर सॉल्व होगा। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में गति के बाकी टॉपिक्स के साथ।